हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है अ विजिट टू कैम्ब्रिज। तो ये कैम्ब्रिज क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी है, एक विश्वविद्यालय है। कहाँ का? यूके का, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। यह जो स्टोरी है ये किसके बारे में है? देखिए, विजिट का मतलब होता है जब हम किसी जगह घूमने जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? विजिट। यानी कि यह कैम्ब्रिज घूमने का कोई एक्सपीरियंस है, यह हमें थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है इस टाइटल से। तो यह लिखा किसने है? फिरदौस कांगा ने। यह जो ऑथर हैं यह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते हैं घूमने के लिए और इसी का जो एक्सपीरियंस है वह उन्होंने लिखा है। तो चलिए हम जान लेते हैं फिरदौस कांगा के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी क्या फेमस राइटिंग्स थी। तो फिरदौस कांगा, पहली बात तो यह कि इंडियन है, यानी कि इंडिया से ही है, हमारे देश भारत से ही है। इनका जन्म हुआ था 1960 में। अगर इनकी कुछ राइटिंग्स की बात करें तो फेमस राइटिंग है इनकी ट्राइंग टू ग्रो सिक्स्थ हैप्पीनेस हेवन ऑन व्हील्स। ठीक है, तो यह था इनके बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम चलिए देख लेते हैं जल्दी से इंट्रोडक्शन हमारे चैप्टर का, कि चैप्टर में हमें क्या पढ़ने को मिल सकता है। इन दिस चैप्टर ऑथर शेयर्स वन ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस इन इंग्लैंड। ऑथर इस चैप्टर में हम खुद के कोई एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाह रहे हैं। कहाँ के? इंग्लैंड के। क्या है? He describes his visit to Cambridge University where he got a chance to interview Stephen Hawking. वह बताते हैं कि उनकी जो विजिट थी वह जहां घूमने गए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तो वहां उन्हें मौका मिला बहुत ही फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग का इंटरव्यू लेने के लिए। देखिए, यह जो फोटो है यह स्टीफन हॉकिंग्स के, यह बहुत ही फेमस थे और इनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी। तो यह जो है इनके साथ एक प्रॉब्लम थी, यह पैरालाइज थे, इनका पूरा शरीर जो है वह काम नहीं कर सकता था, यानी कि इतना मतलब यह पैरालाइज थे कि यह बोल भी नहीं सकते थे। तो यह जैसे कि हम देख पा रहे हैं थोड़े, यह अपनी व्हील चेयर पे बैठे हैं, तो यह ऐसे ही बैठे रहते थे और इन्हें जब भी कुछ बोलना होता था तो यह क्या करते थे, इनके पास एक कंप्यूटर स्क्रीन है, वहां ये टाइप करते थे और टाइप करने के बाद जो भी यह बोल रहे हैं वह स्क्रीन पे शो हो जाता था और जिससे सामने वाले व्यक्ति को अंदाजा हो जाता था कि हॉकिंग क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो ये है स्टीफन हॉकिंग, बहुत ही फेमस थे ये। इसके बाद हम आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। A visit to Cambridge by Firdaus Kanga begins with him taking a walking tour through Cambridge. अब यह स्टार्ट कैसे होता है चैप्टर? यह स्टार्ट होता है जब इसके जो ऑथर है फिरदौस कांगा, यह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक टूर कर रहे थे, मतलब वहां घूमने गए थे और वॉक कर रहे थे। ठीक है, फिरदौस कांगा के बारे में बता दूं, यह भी पैरालाइज्ड है, यह भी विकलांग है। ड्यूरिंग दिस टूर हिज गाइड मेंशन्ड दैट द फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग लिव्ड देयर। तो इन टूर के बारे में उनका जो गाइड था, इस टूर पे उनका जो गाइड था उसने बताया कि यहाँ जो फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं स्टीफन हॉकिंग, वह यहाँ रहते हैं। The author had completely forgotten about this and just as his tour ended, he went to a phone booth to contact him. अब क्या बात है कि ऑथर पूरी तरह भूले हुए थे, जो राइटर है इसके फिरदौस कांगा, वह पूरी तरह भूले हुए थे कि अरे हाँ, स्टीफन हॉकिंग तो यही रहते हैं। उनको फिर अचानक से उनके याद दिलाने पे याद आया, तो वह जैसे उनका टूर खत्म होता है वह जल्दी से फोन बूथ पे जाते हैं और फोन करते हैं। किसे करते हैं? स्टीफन हॉकिंग के पास। He was able to talk to Hawking's assistant and explained to him that he had come all the way from India on a wheelchair. तो जैसे ही वह फोन करते हैं तो स्टीफन हॉकिंग जो असिस्टेंट होते हैं वह कॉल उठाते हैं और वह क्या कहते हैं उनके असिस्टेंट से कि मैं इंडिया से आया हूं व्हील चेयर पे उनसे मिलने। देखिए, व्हील चेयर का मतलब ये नहीं है कि वह इंडिया से पूरा व्हील चेयर पे आए थे, एरोप्लेन पे आए थे ऑब्वियसली, लेकिन उन्होंने ऐसे कहा कि मैं व्हील चेयर पे आया हूं। इसके बाद the assistant allowed him half an hour with the scientist from 3:30 to 4। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो असिस्टेंट थे उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अगर आप आए हैं तो आप उनसे स्टीफन हॉकिंग से मिल सकते हैं। तो उन्होंने उन्हें आधे घंटे का टाइम दिया। कितने का? आधे घंटे का। 3:30 to 4 यानी कि 3:30 से 4 बजे का टाइम उन्हें दिया स्टीफन हॉकिंग से मिलने का। The writer mentions how people often ask differently abled people to cheer up। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि राइटर जो है वह मेंशन करते हैं इसमें
कि जैसे विकलांग लोग होते हैं ना, उनको ना जो नॉर्मल लोग होते हैं वह ऐसे करते हैं कि चीयर अप, तुम्हें खुश रहना चाहिए, तुम ये करो, तुम वो करो। तो वो ये कहते हैं कि हमें ऐसे क्यों कहते हैं। इसके बाद कहते हैं कि cheer up as if they have a courage account they are too lazy to draw a check on। मतलब ये है कि उनके पास बहादुरी हो। लोग हमें देखिए पूरी लाइन को आपको मैं ढंग से समझाता हूं। इसमें ऑथर कहते हैं कि हम जैसे विकलांग लोगों को, जो नॉर्मल लोग होते हैं, वो ऐसे कहते हैं बहादुर रहने के लिए, जैसे कि हमें पता हो कि हमारे पास करेज हो, हमारे पास हिम्मत हो, लेकिन हम उसे विड्रॉ ही ना कर पा रहे हो। मतलब कि हमारे पास पैसा हो लेकिन हम विड्रॉ नहीं कर पा रहे। तो ऑथर ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, इससे हमें हिम्मत नहीं मिलती है। और हिम्मत किससे मिलती है वह आगे देखते हैं। ही फील्स द ओनली थिंग दैट कैन मेक यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समवन लाइक यू अचीव समथिंग ग्रेट। अब वह कह रहे हैं कि आपको, जब वह भी विकलांग थे तो वह एक विकलांग होने के नाते कुछ कह रहे हैं कि आपको कोई भी चीज स्ट्रॉन्ग कौन सी चीज बना सकती है कि आप जैसा ही कोई व्यक्ति आपसे ही ज्यादा कुछ ग्रेटर अचीव कर रहा है, कुछ अच्छा अचीव कर रहा है। और वह उन्होंने स्टीफन हॉकिंग में देखा। स्टीफन हॉकिंग टोल्ड हिम दैट ही हैड नॉट बीन ब्रेव एंड दिस वाज द ओनली चॉइस ही हैड। तो स्टीफन हॉकिंग उन्हें कहते हैं कि मैं कोई बहादुर नहीं हूं, मैं तो कभी ब्रेव था ही नहीं, मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है, मैं हूं ही ऐसा। तो वह अपनी विकलांगता के बारे में ऐसा बताते हैं। Although the writer is of a conflicting view। conflicting का मतलब होता है जब दो लोगों के विचार नहीं मिल पाते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है मतभेद होना, है ना। तो राइटर के इस बारे में कुछ विचार अलग थे, और कौन से विचार थे यह हमें नहीं बताया गया है। The author was guilty of making the scientist speak as it took a lot of effort for him to tap on his little switch। अब क्या हो रहा था कि ऑथर जो थे उनको बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था, उन्हें बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि वह तो बोल सकते थे लेकिन स्टीफन हॉकिंग को बोलने में परेशानी होती थी। वह जो भी बोलना चाहते थे, मान लीजिए कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूं तो आपको जवाब तो देना होगा। तो जैसे ही ऑथर सवाल कर रहे थे तो उनका जवाब करने के लिए स्टीफन हॉकिंग को टाइप करना पड़ता था, है ना, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग बोल नहीं सकते थे। तो जब वह टाइप करते तो उन्हें, ऑथर को बहुत ही गिल्टी फील हुआ कि देखिए मैं उन्हें कितना परेशान कर रहा हूं। His little switch and find words in his computer। मतलब वह अपने स्विच को देखते हैं और कुछ टाइप करते हैं अपने कंप्यूटर में। He was a man with a bright mind, but his computerized voice made his thoughts come out as frozen phrases। देखिए वह जो स्टीफन हॉकिंग के बारे में बता रहे हैं कि स्टीफन हॉकिंग बहुत ही एक अच्छे दिमाग वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनकी जो कंप्यूटराइज्ड वॉइस था, यानी कि कंप्यूटर में जो टाइप करने पे जो वॉइस निकलता था, वो ऐसा लगता था कि फ्रोजन है। फ्रोजन यानी कि वो बर्फ से जमा हुआ है, उनका जैसे है ही नहीं, उसमें कोई जान ही नहीं है, उस तरह से उनके वॉइस जो है वो लगता था। स्टीफन मेंशंस दैट ही फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज हिम। अब क्या कह रहे हैं कि स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि उसे ऐसे अच्छा लगता है, उन्हें एकदम मजेदार लगता है कि जब उन्हें लोग पैट्रोनाइज करते हैं, उन्हें कुछ सांत्वना देते हैं। द राइटर देन गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हॉकिंग्स एज टू हाउ ही लुक्स लाइक अ 3-dimensional वर्जन ऑफ ऑल हिज फोटोग्राफ्स इन मैगजीन। देखिए स्टीफन हॉकिंग बहुत ही फेमस थे, तो उनकी फोटोग्राफ्स क्या है मैगजीन में छपती रहती थी। तो ऑथर ये कह रहे हैं कि उनको सामने देखना ऐसा लग रहा था कि उनकी जो पिक्चर है वह हम 3 डायमेंशन में 3D में देख रहे हैं। इसके बाद फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ हिज अपीयरेंस इज शॉकिंग बट ही इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ इनर ग्लो इन अ मैन। उनका जो फर्स्ट अपीयरेंस था, जैसे ही उन्होंने स्टीफन हॉकिंग को देखा तो वो यह कहते हैं कि वो बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि वो व्हील चेयर पे बैठे थे और उन्हें, जो ऑथर है, उन्हें वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इतने महान साइंटिस्ट होकर भी वह चल नहीं पा रहे थे। लेकिन क्या हुआ, बट ही इज द एम्बॉडीमेंट। देखिए एम्बॉडीमेंट क्या होता है, किसी चीज में किसी जब समायोजन होता है, किसी के अंदर कोई चीज होती है तो उसे हम बोलते हैं एम्बॉडीमेंट। तो एम्बॉडीमेंट ऑफ इनर ग्लो, यानी कि उनमें अंदरूनी जो चमक थी, जो उनकी बॉडी थी वह अंदरूनी चमक से भरी हुई थी। इसका मतलब यही है। ही मेड द ऑथर बिलीव इन इटर्नल सोल्स एंड दैट एवरीथिंग एल्स इज जस्ट एक्सेसरी। उन्होंने ऑथर को वह बिलीव करवा देते हैं, उनको बता देते हैं, उनको विश्वास हो जाता है ऑथर को उन्हें देखकर कि जो इटर्नल सोल जो है, जो आत्मा है, उन पे उनको भरोसा हो जाता है और बाकी सब जो है वह सिर्फ एक्सेसरी है, बाकी सिर्फ एक दिखावा करने के लिए है। हॉकिंग्स thinks there is nothing good about being disabled, but the writer is of the view that it makes you realize
द एग्जिस्टेंस ऑफ काइंडनेस इन द वर्ल्ड। तो हॉकिंग कहते हैं कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है कि आप विकलांग हो, आप डिसेबल्ड हो, है ना। लेकिन ऑथर का यह मानना है कि अगर आप विकलांग हैं तो दुनिया में जो उपस्थित जितनी भी दयालुता है, कितने लोग दयालु हैं, उसका एहसास हमें जरूर होता है। फर्दर, अपॉन बीइंग आस्क्ड इफ ही इंस्पायर्स अ लॉट ऑफ पीपल मेक्स इट एनी बेटर फॉर स्टीफन, ही आंसर्स दैट इट डज नॉट। इसके बाद क्या कहते हैं कि उनसे एक सवाल पूछा उन्होंने कि वह इतने सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। ऑफ कोर्स वो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं तो इंस्पिरेशन तो है लोगों के लिए वो। तो वह ये पूछते हैं कि क्या इससे कुछ डिफरेंस क्रिएट होता है, क्या आप इसको आपसे कुछ इंस्पिरेशन खुद को ही मिलती है, क्या आपको खुद को अच्छा लगता है। तो वह कहते हैं कि नहीं, इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फॉर समवन हुज बॉडी इज लाइक ए क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम हुज वॉल्स आर गेटिंग नैरोवर डे बाय डे, इट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। इसके बाद वह क्या कहते हैं कि जिसकी बॉडी एकदम क्लॉस्ट्रोफोबिक, ऐसे जैसे किसी नैरो प्लेस में जकड़ी हुई, एक बहुत ही छोटी तंग जगह में जकड़ी हुई है, उसके लिए चाहे कितनी भी बड़ी बात हो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और यह बता रहे हैं कि जो उनकी बॉडी जिस नैरो, जिस तंग जगह में फंसी हुई थी, वह और भी ज्यादा सिकुड़ती जा रही है। इसके बाद द ओनली एडवाइस स्टीफन हैड टू ऑफर टू डिफरेंटली एबल्ड पीपल इज ओनली टू फोकस ऑन द थिंग्स दे आर गुड एट। देखिए, स्टीफन हॉकिंग ने एक ही सलाह दी डिफरेंटली एबल्ड यानी कि विकलांग लोगों के लिए कि आप जो है वह फोकस करें सिर्फ उन्हीं चीजों पे जिन पे आप अच्छे हैं। ठीक है। The half an hour came to an end and it was time for the writer to leave, but the scientist made him stay. इसके बाद क्या होता है कि आधा घंटा पूरा हो चुका था और अब ऑथर का टाइम था कि वह यहाँ से चले जाएं, लेकिन स्टीफन हॉकिंग थे वह रुक जाते हैं और उन्हें कहते हैं, स्टीफन हॉकिंग राइटर को कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा और रुक जाना चाहिए, और वह रोक लेते हैं। His garden was he offered the writer tea and a tour of his garden. तब क्या करते हैं कि वह राइटर को चाय ऑफर करते हैं और उन्हें घुमाते हैं अपने गार्डन में, यानी कि अपने बगीचे में। His garden was as big as a park, but Stephen covered every inch of it in his wheelchair. अब क्या कहते हैं कि उनका जो गार्डन था वह बहुत ही बड़ा था, इतना बड़ा था कि वह किसी एक बड़े पार्क की तरह लग रहा था, और स्टीफन हॉकिंग ने वह जो पार्क था उसका हर एक कोना घुमाया राइटर को, और कैसे, अपनी व्हीलचेयर पे। While the writer dodged himself out of his way. देखिए, डॉज का मतलब होता है रुकना, किसी चीज को रोकना। मतलब क्या हो रहा था कि राइटर यह अश्योर कर रहे थे बार बार कि मैं स्टीफन हॉकिंग के रास्ते में ना हूं, क्योंकि वह व्हीलचेयर पे जा रहे थे, तो वह चाह रहे थे कि मेरी वजह से उनको कोई भी असुविधा ना हो। They did not talk much in the sun. अब क्या हुआ कि उन्होंने ज्यादा बात नहीं की बाहर धूप में। When it was time to leave, the author touched his shoulder and wheeled out. अब क्या करेंगे, जब जाने का टाइम हुआ तो ऑथर ने उनके शोल्डर को टच किया, उनके कंधे को टच किया और बाहर चले गए। As he looked back, he could see an embodiment of his bravest self. अब क्या हुआ कि उन्होंने जैसे ही पीछे देखा, मतलब ऑथर जा रहे थे उनके घर से बाहर, और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह देख पा रहे थे कि एक बहुत ही ब्रेवेस्ट सेल्फ, यानी कि बहुत ही बहादुर जो सेल्फ था वह देख रहे थे उनमें। The one he was moving towards and the one he had believed in for so many years. यानी कि इस बात का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पूरी बात इसकी है, कनेक्ट हो रही है। As he looked back, he could see an embodiment of his bravest self, the one he was moving towards and the one he had believed in so many years. यानी कि वह जैसे जैसे बाहर जा रहे थे तब वह क्या, उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वह देख पा रहे थे कि अपने ब्रेवेस्ट सेल्फ को, यानी उनके अंदर वह खुद को देख पा रहे थे कि मैं कितना बहादुर हूं, और जिस बहादुरता पे उन्होंने इतने सालों से भरोसा किया है। तो दोस्तों, यह था हमारा चैप्टर अ विजिट टू कैम्ब्रिज। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वोकैबुलरी। एस्ट्रोफिजिसिस्ट, पहला वर्ड क्या है? एस्ट्रोफिजिसिस्ट। क्या होता है? स्कॉलर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद स्टार्स, प्लैनेट्स, ईटीसी। देखिए, यह भौतिक विज्ञान की एक शाखा होती है। ठीक है, जो क्या, किस एरिया से डील करती है? स्टार्स यानी तारों से, ग्रहों से डील करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स बोलते हैं। और एस्ट्रोफिजिक्स की स्टडी करने वाले को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोफिजिसिस्ट। बुओएंट, बुओएंट क्या होता है? इंटेंसली एक्टिव एंड वाइब्रेंट, जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो और खुश मिजाज हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बुओएंट।
टॉर्सो, टॉर्सो क्या होता है? अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी का, हमारी बॉडी का ऊपरी हिस्सा, उसे हम क्या बोलते हैं? टॉर्सो। इसके बाद क्या है? इनकैंडिसेंस, क्या है? इनर ग्लो और लाइट, जो अंदरूनी चमक होती है, जो अंदरूनी ग्लो होता है, जो स्टीफन हॉकिंग अंदर ऑथर को दिखा था, तो उसे क्या बोला गया? इनकैंडिसेंस। ग्लीफुली, ग्लीफुली का मतलब है वेरी हैप्पीली, यानी बहुत ही खुश मिजाजी से, ठीक है? तो बहुत ही खुश होकर जब हम कोई बात करते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? ग्लीफुली। तो दोस्तों यह था हमारा चैप्टर अ विजिट टू कैम्ब्रिज। तो इस चैप्टर में ऑथर ने उनके विजिट के एक्सपीरियंस को बताया कि कैसे वह स्टीफन हॉकिंग से मिले, उन्हें स्टीफन हॉकिंग के बारे में बहुत कुछ बताया, और एक एडवाइस क्या थी जो स्टीफन हॉकिंग ने हमें ऑफर की, वह ये कि जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल है, जो विकलांग लोग हैं, वह कभी भी इस बात पे फोकस ना करें कि हमारे पास क्या नहीं है, हमेशा उसी बात पे हमें फोकस करना चाहिए कि हम किस चीज में अच्छे हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे और हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।